नमस्कार। मैं विमल कुमार यादव गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बहरोड के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट के पार्ट 2 के बारे में। यानी कल हमने जो चर्चा की थी भारत छोड़ो आंदोलन भाग फर्स्ट, आज हम चर्चा करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन की शेष अन्य जानकारियों के बारे में। ये जो टॉपिक है ये बीए सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी तो है ही, इसके अलावा भारतीय शासन और राजनीति जो पुस्तक चलती है एमए में, उन विद्यार्थियों के लिए भी ये समान रूप से उपयोगी है। इसके अलावा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, टीचर्स के एग्ज़ाम, एसएससी इत्यादि में भी इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। दरअसल 14 जुलाई 1942 को आंदोलन की रूपरेखा को लेकर कांग्रेस की वर्धा में बैठक हुई और उसे बैठक में जो प्रस्ताव पारित किया गया उसे वर्धा प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। उसे वर्धा प्रस्ताव भी कहते हैं। इस बैठक में गांधी जी ने कहा कि भारतीय समस्या का समाधान केवल और केवल अंग्रेजों के द्वारा अति शीघ्र भारत छोड़ देने में ही है। जब वर्धा प्रस्ताव पारित हो गया तो भारतीय जनता में ये भावना जागृत हुई कि कांग्रेस की ओर से शीघ्र ही जन आंदोलन की घोषणा की जाएगी। लेकिन कांग्रेस जन आंदोलन की घोषणा करने से पहले आवश्यक तैयारियां कर लेना चाहती थी और जन जागृति को बढ़ावा देना चाहती थी। इसी दिशा में 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया, बाल गंगाधर तिलक की याद में। इसके अलावा पंडित नेहरू ने एक अवसर पर कहा कि इस बार हम आग से खेलने जा रहे हैं। इसका तात्पर्य ये है कि इस बार जो आंदोलन होगा वो बड़ा भयानक होगा। पंडित राजेंद्र प्रसाद ने भी कहा कि हम इस बार गोली खाने और तोप का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। सरदार पटेल ने बंबई में कहा कि इस बार का आंदोलन थोड़े दिनों का होगा किंतु बड़ा भयानक होगा। ब्रिटिश सरकार इस पूरी प्रक्रिया से उदासीन नहीं थी और उसने आंदोलन को कुचलने की पहले से तैयारियां कर ली थी। 8 अगस्त 1942 को बंबई के गवालिया टैंक मैदान में ऐतिहासिक अधिवेशन हुआ। ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि इसने भविष्य की घटनाओं को बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन था और इस अधिवेशन में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। अभी कई बार एग्जाम में भी आता है कि अगस्त प्रस्ताव क्या था और ये कब पारित हुआ। अगस्त प्रस्ताव में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित हुआ था और ये 8 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालिया टैंक मैदान में आयोजित हुआ था। इसके अलावा अपन बात करें तो इस प्रस्ताव के अंदर ये कहा गया कि 14 जुलाई 1942 को वर्धा में जो कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई थी उस प्रस्ताव का समर्थन किया जाता है और ये स्पष्ट हो गया है कि भारत में ब्रिटिश शासन का तत्काल अंत ही न केवल भारत के लिए बल्कि मित्र राष्ट्रों के आदर्श के लिए भी आवश्यक है और इसी के ऊपर युद्ध का भविष्य और स्वतंत्रता और प्रजातंत्र की सफलता निर्भर करती है। कांग्रेस इस बात से परिचित थी कि अंग्रेज भारत छोड़कर आसानी से नहीं जाएंगे। वो जानती थी कि वो कुछ न कुछ कार्रवाई अवश्य करेंगे। लेकिन गांधी जी का मानना यह था कि हमें तत्काल आंदोलन शुरू करने की बजाय एक बार वायसराय से बातचीत कर लेनी चाहिए, अंतिम बार हमें बात कर लेनी चाहिए। अगस्त प्रस्ताव के तहत गांधी जी ने 8 अगस्त 1942 को 70 मिनट का एक बहुत लंबा भाषण दिया था और पटाभी सीतारामैया ने लिखा है कि वास्तव में गांधी जी उस दिन एक अवतार और पैगंबर की प्रेरक शक्ति से प्रेरित होकर भाषण दे रहे थे। इस अगस्त प्रस्ताव में ही गांधी जी ने न केवल अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया बल्कि करो या मरो का नारा दिया। अब करो या मरो से आज से उनका ये नहीं था कि उन्हें हिंसात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि उन्होंने ये कहा कि अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए विवश हो जाएं, उसके लिए उन्हें 100% देना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, गांधी जी आंदोलन की कोई तिथि निश्चित नहीं कर सके थे और वो चाहते थे कि आंदोलन शुरू करने से पहले
एक बार ब्रिटिश सरकार को अंतिम मौका दिया जाए। लेकिन जब तक वो आंदोलन शुरू करते, 9 अगस्त 1942 को सुबह सुबह ही महात्मा गांधी और कांग्रेस के अन्य नेता गिरफ्तार कर लिए गए। उस समय सरोजनी नायडू तथा महात्मा गांधी को कैद करके पूना के आगा खां महल में बंद किया गया। ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था, तो उन्हें पूना के आगा खां महल में रखा गया था। इसके अलावा जो अन्य जो नेता थे कांग्रेस के बड़े, उन सबको अहमदनगर के दुर्ग में बंदी बना लिया गया। पहले ऐसा होता था कि जब भी गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया तो आंदोलन शुरू होने के बाद दमन चक्र प्रारंभ हुआ। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता उससे पहले ही न केवल बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, बल्कि शासन ने दमन चक्र भी जारी कर दिया। 8 अगस्त 1942 की रात को ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई और उसमें कहा गया था कि कांग्रेस के द्वारा जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, उसमें नेताओं को गिरफ्तार करने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि वो रेल की पटरियों को तोड़े जाने, टेलीफोन व टेलीग्राम के तारों को तोड़े जाने और हिंसात्मक कार्रवाइयों का समर्थन कर रहे थे, जबकि ऐसा इसमें कुछ भी नहीं था। जब बड़े भारतीय नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया तो जनता एकदम से हतप्रभ रह गई। जनता तो पहले ही ब्रिटिश सरकार से उब चुकी थी, लेकिन नेतृत्व के अभाव में इसने एक बड़े जन विद्रोह का रूप धारण कर लिया। सरकार का विरोध करने के लिए जनता ने सभाएं की, हड़ताल की, जुलूस निकाले और सरकार ने प्रदर्शनकर्ताओं के साथ बड़ा कठोर व्यवहार किया। कई जगह तो ये कहा जाता है गोलियों का उपयोग भी किया गया। ऐसा दमन चक्र चलाया गया कि विरोध के सभी साधन बंद हो गए। जनता ने मजबूर होकर हिंसात्मक कार्रवाई शुरू कर दी। जनता ने रेलवे स्टेशन जला डाले, पुलिस थानों में आग लगा दी, टेलीफोन और टेलीग्राम के जो संचार के जो साधन थे वो भंग कर दिए गए। जमशेदपुर, बम्बई, अहमदाबाद के मजदूरों ने हड़तालें कर दी और लगभग एक सप्ताह के लिए बम्बई, अहमदाबाद, दिल्ली, मद्रास, बेंगलोर और अमृतसर में सार्वजनिक जीवन बिल्कुल ही ठप हो गया। कई स्थानों पर तो ब्रिटिश शासन बिल्कुल समाप्त हो गया और वहाँ समानांतर सरकारें स्थापित कर दी। अब ये क्वेश्चन भी कई बार आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें कहाँ स्थापित हुई, तो संयुक्त प्रांत के बलिया और बस्ती जिले में, बम्बई के सतारा में, बंगाल के मिदानपुर जिले में और बिहार के कुछ भागों में ऐसा हुआ जहां ब्रिटिश शासन का पूर्णतः खात्मा कर दिया गया और समानांतर सरकारें स्थापित कर दी। ऐसा लगता था जल्दी ही भारत से ब्रिटिश शासन का अंत हो जाएगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कितने बड़े पैमाने पर विद्रोह हुआ और इसका स्वरूप कितना उग्र था, इस बात का अंदाज़ा हम फरवरी 1943 में जो भारत सरकार के युद्ध सदस्य थे सर रेजिनॉल्ड मैक्सवेल, उन्होंने जो भारत की केंद्रीय विधानसभा में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए उससे इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कितना उग्र था। इन आंकड़ों के अनुसार 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटिश सेना के द्वारा 538 बार गोली चलाई गई, जिसमें 940 भारतीय व्यक्ति मारे गए, 1360 घायल हुए और 60,229 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। आंदोलनकारियों ने लगभग 220 के लगभग रेलवे स्टेशन नष्ट कर दिए, 550 डाकखानों पर हमला किया गया, जिनमें से 50 बिल्कुल जला दिए गए और 200 को भारी नुकसान पहुंचाया गया। 3500 स्थानों पर तार और टेलीफोन की लाइनों को काट दिया गया। 70 थाने और अन्य 85 सरकारी भवनों को जलाकर धराशायी कर दिया गया। यानी आंदोलन बड़ा उग्र रहा। शासन ने आंदोलन को कुचलने के लिए बड़ा कठोरतापूर्वक दमन किया। माइकल ब्रेचर ने कहा भी है कि सर्वत्र हर जगह सरकारी दमन बहुत ज़्यादा कठोर था। 1857 के पश्चात भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध जो सबसे बड़ा विद्रोह हुआ उसको कुचलने के लिए पुलिस राज्य स्थापित कर दिया गया। सरकार के बहुत ज़्यादा दमन ने यद्यपि आंदोलन को कुचलने में सफलता तो प्राप्त की, लेकिन उस समय कई आंदोलनकारियों ने भूमिगत होकर इस आंदोलन का नेतृत्व किया, क्योंकि बड़े नेता सभी गिरफ्तार हो गए थे। तो उस समय जयप्रकाश नारायणन, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आशफ अली, अच्युत पटवर्धन जैसे जो समाजवादी नेता थे, उन्होंने भूमिगत रहकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। अब इस आंदोलन को लेकर अलग अलग दलों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी। यह आंदोलन जो था 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के पश्चात सबसे बड़ा जन विद्रोह ब्रिटिश शासन के विरुद्ध था।
यद्यपि जो समाजवादी नेता थे, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, इन सब ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन जो साम्यवादी जो थे उन्होंने देश के लिए बड़ी घातक नीति अपनाई। साम्यवादियों ने जब ब्रिटिश सरकार ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की सितंबर 1939 में, तो उन्होंने ब्रिटेन के युद्ध को साम्राज्यवादी युद्ध कहा। लेकिन जब सोवियत संघ युद्ध में शामिल हो गया, चूँकि साम्यवादी सोवियत संघ को अपना आदर्श मानते थे, तो जब साम्यवादियों का नेता सोवियत संघ युद्ध में शामिल हो गया तो साम्यवादियों ने द्वितीय विश्व युद्ध को लोक युद्ध कहना शुरू कर दिया कि जनता का युद्ध है, पीपल्स वॉर है, और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की आलोचना करनी शुरू कर दी। उन्होंने महात्मा गांधी को सुझाव दिया कि वो आंदोलन को तत्काल समाप्त कर दें, और न केवल उन्होंने महात्मा गांधी को ये सुझाव दिया बल्कि उन्होंने मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन करके और पाकिस्तान निर्माण की योजना का समर्थन भी कर डाला। यानी साम्यवादियों ने मुस्लिम लीग को कहा कि पाकिस्तान का निर्माण होना चाहिए। तो साम्यवादियों ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की पीठ में छुरा भोंकने का काम उस समय किया था। इसके अलावा मुस्लिम लीग जो थी वो तो विरोध कर ही रही थी। उन्होंने मुस्लिम लीग ने मुसलमानों से अपील की कि वो भारत छोड़ो आंदोलन से अलग रहें, क्योंकि इस भारत छोड़ो आंदोलन का उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता नहीं बल्कि हिंदू साम्राज्य की स्थापना करना है। ये आरोप मुस्लिम लीग ने लगाए। मोहम्मद अली जिन्ना कहते थे कि कांग्रेस के साथ तब तक सहयोग नहीं किया जाएगा जब तक वो पाकिस्तान निर्माण की बात को स्वीकार न कर ले। तो न केवल कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग बल्कि भारत में भी कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया। जो उदारवादी नेता थे तेज बहादुर स्प्रू, उन्होंने वर्धा प्रस्ताव को कहा कि ये बिना विचारे और असमय पारित किया गया है। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो दलित वर्गों के नेता थे, उन्होंने महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन को अनुत्तरदायित्व और पागलपना भरा कार्य बताया। इसके अलावा हिंदू महासभा के नेता जो सावरकर थे, उन्होंने गांधी जी की जिस दिन नज़रबंदी की उसी दिन भारतीय हिंदुओं से अपील की कि उनके द्वारा कांग्रेस के आंदोलन में सहयोग न दिया जाए। कुल मिलाकर साम्यवादी, मुस्लिम लीग, कुछ उदारवादी नेता और हिंदू महासभा के नेताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और ब्रिटिश साम्राज्य का समर्थन किया। अब आंदोलन के परिणाम क्या हुए? यद्यपि क्रूर दमन चक्र के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन को कुचल दिया गया और भारत छोड़ो आंदोलन के कारण 1942 में तत्कालिक रूप से भारत को स्वतंत्रता हासिल करने में असफलता प्राप्त हुई, लेकिन ये आंदोलन जन जागृति कायम करने में बड़ा सफल हुआ। अब इस आंदोलन के क्या क्या परिणाम हुए? नंबर 1, भारत को तत्काल सफलता इसलिए नहीं मिली क्योंकि इसके संगठन में कुछ कमियां थी। जैसे कोई बड़ा आंदोलन जब शुरू किया जाता है तो उसका एक नेतृत्व होना चाहिए, उसके लिए एक व्यापक तैयारियां होनी चाहिए, लेकिन भारतीय नेता कोई तैयारी करते उससे पहले ब्रिटिश शासन ने उनको गिरफ्तार कर लिया। इससे आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया और नेतृत्व विहीन आंदोलन बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं कर सका। दूसरा जो कारण रहा भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता का उस समय, वो ये रहा कि देशी रियासतों के जो राजा थे, सेना और पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी थे और सरकारी कर्मचारी थे, वो सरकार के प्रति आंदोलन के दौरान वफादार बने रहे और इससे शासन का काम बेरोक टोक चलता रहा। तीसरा, आंदोलनकारियों की तुलना में शासन की कई गुना शक्ति, यानी आंदोलनकारी जो थे वो नेतृत्व विहीन थे, संगठन की कमी रही और कई जगह हिंसात्मक कार्रवाइयाँ भी हुई। आंदोलनकारियों के पास न तो कोई गुप्तचर व्यवस्था थी, न संचार के साधन थे, धन का भी अभाव था। इसके कारण ब्रिटिश शासन जो था उन्हें कुचलने में सफल रहा, आंदोलन को दबाने में सफल रहा। लेकिन आंदोलन का महत्व भी है। यद्यपि भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश शासन को तत्काल समाप्त नहीं कर सका, लेकिन इस आंदोलन ने भारत की जनता में एक ऐसी जागृति उत्पन्न कर दी, स्वतंत्रता की एक ऐसी ललक पैदा कर दी कि अंग्रेजों को ये समझ में आ गया कि भारत पर लंबे समय तक शासन करना संभव नहीं है। केसी बनर्जी ने कहा है कि इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन स्वराज्य की जो पुरानी मांग थी वो समाप्त हो गई और उसका स्थान पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने ले लिया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने भी लिखा है कि अगस्त क्रांति अत्याचार और दमन के विरुद्ध भारतीय जनता का विद्रोह था और इसकी तुलना हम फ्रांस के इतिहास में बास्तिल के पतन, जो बास्तिल का दुर्ग था, उसके पतन और सोवियत रूस की जो अक्टूबर 1917 की क्रांति है उससे इसकी तुलना की जा सकती है, जो अगस्त के अंदर भारत में जन आंदोलन प्रारंभ हुआ। यह क्रांति जनता में उत्साह,
और गरिमा की सूचक थी। जब यह आंदोलन हुआ, यद्यपि ब्रिटिश सरकार इसको कुचलने में सफल रही, लेकिन शासन ये समझ गया कि भारत को आज़ाद करना ही पड़ेगा। जो जन चेतना उत्पन्न हुई उसके कारण ही 1946 में ब्रिटिश ने ये जो भारतीय जल सेना जो थी बम्बई में उसने विद्रोह कर दिया और इसने ब्रिटिश शासन पर भयंकर चोट की। इंग्लैंड और अमेरिका के अंदर इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप वहाँ की जनता भारत के पक्ष में हो गई और वहाँ के शासन पर दबाव पड़ने लगा कि भारत को जल्द ही आज़ाद कर दिया जाए। यानी निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन ने ही भारतीय स्वतंत्रता की पृष्ठभूमि तैयार की। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आज आप जो है आपका जो असाइनमेंट रहेगा वो ये है कि आप इसमें आंदोलन का जो कार्यक्रम था उसके बारे में और आंदोलन के जो परिणाम हुए उनके बारे में लिखेंगे। कोई समस्या हो तो आप कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में हमें प्रेषित कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।